किसी शहर में पारो अपनी बहू विनीता और बेटे राजेश के साथ रहती थी। पारो का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था। वो अपने बेटे बहू को बहुत प्यार करती थी, मगर विनीता अपनी बूढ़ी हो चुकी सास को बात बात पे ताना कसती रहती और राजेश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता और माँ को बुरा भला कहता। पारो इस बात से बहुत दुखी रहती। एक दिन पारो की बेटी लता अपने मायके आई हुई थी। वो सारा माजरा अपनी आंखों से देखती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पारो ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। बाद में वे बोली, लता, मैं सिर्फ राजेश का मुंह देखकर चुप हो जाती हूँ। राजेश के पिता तो नहीं रहे। वो बेचारा बड़ी जद्दोजहद करता है घर चलाने के लिए। मैं कोई सख्त बात कहकर उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन भैया को भी तो सोचना चाहिए कि भाभी कैसे आपसे बदतमीजी से बात करती हैं और भैया भाभी को कुछ कहने की बजाय वो उन्हीं का पक्ष लेते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं। बेटी, अब इस बात को यहीं रहने दे। जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो मुझे भोगना ही होगा। हो सकता है जल्द ही सब ठीक हो जाए। ये कहकर पारो ने लता की बात टाल दी। लता को माँ के प्रति भैया और भाभी के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पारो जानती थी कि राजेश की आमदनी बहुत कम है। वो उसकी मदद करना चाहती थी, मगर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन की बात है, पारो घर के बाहर स्थित एक नदी के करीब टहल रही थी। तभी उसकी निगाह एक जादूगरनी पर पड़ी, जो जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। पारो ने उसे उठाकर बिठाया और पीने के लिए पानी दिया। थोड़ी देर में ही उस जादूगरनी को होश आ गया। माँ जी, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी एक बदमाश जादूगर ने मुझ पर हमला किया और मुझे मरा समझकर वो मेरी जादुई छड़ी ले गया। आपके कारण मैं जिंदा बच गई। माँ जी, मैं एक तोहफा इनाम के तौर पर आपको देना चाहती हूँ। मैं आपको जादुई बाल दे रही हूँ। जब तक इस जादुई बाल का रंग सफेद नहीं होता, आप इसे थोड़ा थोड़ा काटिए और वे बाल सोने में बदल जाएंगे। बाल सफेद होने के बाद आप कमजोर होने लगेंगी और एक दिन जब ये बाल पूरी तरह सफेद हो जाएंगे, वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस इनाम को लेना या ना लेना आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा। क्या आप लेना चाहेंगी? हाँ बेटी, मैं ये इनाम जरूर लेना चाहूंगी। इसके जरिए मैं अपने बेटे बहू की मदद कर सकती हूँ। मेरा बचा हुआ जीवन अगर मेरे बच्चों के काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। पारो घर आ गई। उसी दिन से वे थोड़े थोड़े सोने के बाल काटकर राजेश को देने लगी। घर में अब टीवी, फ्रिज सब कुछ आ गया। विनीता का स्वभाव भी सास के प्रति बिल्कुल बदल गया था। इसी तरह से कुछ दिन बीते, मगर धीरे धीरे पारो के बाल सफेद होने लगे और वे बीमार रहने लगी। अब सोने के बाल भी कम निकल पा रहे थे। विनीता फिर से पारो से रूखा बर्ताव करने लगी। राजेश भी अपनी माँ को बिना बात के ही डांट देता। ये सब देखकर पारो को बहुत तकलीफ होती। एक दिन विनीता बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजेश दौड़ कर आया। क्या बात है, क्यों चीख रही हो? देखो जी, अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रही थी और माँ जी की बदमाशियां बर्दाश्त कर रही थी। इनकी सेवा में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब ये बिस्तर पर गंदा करेंगी और मैं साफ करूंगी? ये तो हरगिज नहीं हो सकता। अपनी माँ से कहो या तो अपनी बेटी के पास चली जाए या तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। मैं इन्हें अब एक दिन भी अपने घर में नहीं रख सकती। और विनीता पांव पटककर वहां से चली गई। माँ, विनीता ने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम लता के पास चली जाओ, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। बेटे, परेशान न हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम दोनों आपस में मिलजुल कर खुशी से रहना। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है।
उसी दिन पारो ने दुखी मन से घर छोड़ दिया। वो लता के पास न जाकर यहाँ वहाँ भटकती रही थी। तभी जादूगरनी उसके पास आकर बोली, माँ जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और पारो जादूगरनी के साथ उसके घर आ गई। कुछ दिन बीते होंगे। धीरे धीरे पारो और भी कमजोर और बीमार हो गई थी। अचानक उसने राजेश को देखा। वो बदहवास सा वहां पहुंचा। माँ, आप यहाँ हैं और मैं सारे शहर की खाक छान रहा था। खैर माँ, मेरी मदद कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। हाँ हाँ, मैं जरूर मदद करूंगी, लेकिन क्या बात है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, मैं बहुत बड़े कर्जे में घिर गया हूँ। मैंने साहूकार से ब्याज पर पैसा लिया था। वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। माँ, मैं और आपकी बहू घर से निकलकर कहाँ जाएंगे? हमें बेघर होने मत दीजिए। माँ, मेरी मदद कीजिए। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ बेटा? माँ, मुझे ये जादूगर दीदी मिली थी। इन्होंने मुझे बताया कि अगर आप अंतिम समय में जादुई बालों का इस्तेमाल करें तो एक साथ बहुत सोना बन जाएगा, जिसके जरिए मैं अपना कर्जा उतार सकूंगा। ऐसी बात है तो मैं जरूर तेरी मदद करूंगी बेटा। लेकिन माँ, बात ये है कि उस अंतिम जादुई बालों के जादू के बाद आप जिंदा नहीं रहेंगी। पारो बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, बेटे, तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे, इससे बड़ी और क्या बात होगी। मुझे आज नहीं तो कल जाना ही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। और इस तरह अपने अंतिम बालों के जादू से पारो ने बहुत सारा सोना बनाकर बेटे के हवाले कर दिया और सदैव के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल राजेश ने अपनी माँ से झूठ कहा था कि उसे ये पैसे साहूकार को देने हैं। वो अपनी बीवी विनीता के लिए एक महंगा गिफ्ट खरीदना चाहता था और उसने विनीता को वो उपहार भेंट किया। इस घटना के ठीक 1 साल बाद ही विनीता और राजेश में जमकर झगड़ा हुआ और विनीता ने राजेश को घर से निकाल दिया। वो घर भी अपने नाम करवा चुकी थी। अब राजेश के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा था। उसकी माँ, जिसने अपनी असीम ममता से अपना सब कुछ अपने बेटे के हवाले कर दिया था, आज वो बेटा दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर था। बहुत समय पहले की बात है। 4 परियां परीलोक में साथ साथ रहा करती थीं। उनका नाम काव्या, रानी, नीलम और पूजा था। उनका एक ही काम था, परीलोक की सुरक्षा करना। एक बार की बात है कि परीलोक पर दैत्यालोक के राजा ने हमला कर दिया और परीलोक को अपने कब्जे में ले लिया। इन 4 परियों ने दैत्यालोक से लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से 2 परियां, काव्या और पूजा, जेल में डाल दी गईं और 2 परियां, रानी और नीलम, किसी तरह से वहां से बचकर भागने में सफल हो गईं। रानी परी को भी दैत्यालोक ने कैद कर लिया था। हम लोग यहाँ सुरक्षित तो हैं, लेकिन ना जाने रानी परी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन दैत्यालोक से रानी परी को नहीं बचा सकी। तुम ठीक कहती हो नीलम, ये गलाने का भाव तो मेरे अंदर भी आ रहा है, लेकिन हम जितना कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। हौसला रखो, परीलोक पर एक बार फिर हमारा ही झंडा लहराएगा। मुझे भूख लगी है। मुझे भी। दोनों ने इधर उधर देखा। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। वे कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों परियां भी कुटिया के करीब आ गईं। बाबा, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? तुम लोग कौन हो बेटी? काव्या ने सारी बात बता दी। बाबा ने उन्हें खाने के लिए दिया, फिर बोले, बेटी, उस दैत्यलोक के दैत्यों से लड़ना इतना आसान नहीं है। उन्हें हराने के लिए तुम्हें यहाँ से बहुत दूर पूरब में जाना होगा, जहाँ तुम्हें एक जादुई लालटेन का घर मिलेगा। उनमें से किसी एक घर में तुम्हें एक जादुई छड़ी मिलेगी, जिसकी मदद से तुम दैत्यों को हरा सकती हो और अपना परीलोक वापस पा सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि उन 2 जादुई लालटेन के घर में
ऐसा तिलिस्म है कि अगर तुम गलत घर में चली गई कि तुम दोनों को कोई बचा नहीं पाएगा और परी लोग को दत्तियों से आजाद कराने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। और ये कहकर बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। दोनों परियां जादुई लालटेन के घर की तलाश में निकल पड़ी। उड़ते उड़ते रात हो गई। अंधेरे में एक जगह दोनों सो गईं। अचानक आधी रात को नीलम की आंख खुली तो देखा कि लालटेन की लाल रोशनी चारों ओर फैली हुई है। वे दोनों जादुई लालटेन के घर के पास ही थीं। उनमें से एक घर से रोशनी निकल रही थी और दूसरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाबा की बातें दोनों के जहन में कौंधने लगी। वे असमंजस में पड़ गई। किस घर में वे जाएं, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। दोनों परियों ने बहुत सोच समझकर अंधेरे घर में जाने का फैसला किया। जैसे ही आगे बढ़ी वे घर वहाँ से गायब हो गया और वे दोनों पानी में गिर गईं। तभी एक चुड़ैल पानी में आ गई और दोनों को डुबाने की कोशिश करने लगी। दोनों परियों ने किसी न किसी तरह से अपनी जान बचा ली। वे उस चुड़ैल को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो गईं। उन दोनों ने चुड़ैल को एक पेड़ से बांध दिया। बता कौन है तू और हमें क्यों मारना चाहती है? मैं लालटेन वाले जादुई घर की रक्षक हूँ। मेरा काम तुम दोनों को रोकना है, लेकिन मैं तुम दोनों की बहादुरी को सलाम करती हूँ। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जादुई लालटेन वाले घर में तुम कैसे जा सकती हो। ये कहकर वे उन दोनों परियों को लालटेन वाले जादुई घर के सारे रास्ते बता देती है। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? ये भी तो हो सकता है कि तुम हमें गलत रास्ता बता दो ताकि हमारी मौत हो जाए। तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस लालटेन के घर में सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसका मन सच्चा और जो बहादुर हो। तुम दोनों में दोनों ही बातें हैं। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो या ना मानो, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। दोनों परियां उड़ते उड़ते लालटेन वाले बहुत बड़े जादुई घर के करीब पहुँच गईं। तभी उनमें से एक घर से आवाज आई, परियों, जादुई लालटेन वाले घर में तुम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ अंदर आ जाओ। दोनों परियां जानती थी कि ये जादुई लालटेन वाले घर का तिलिस्म है जो उन्हें बहका रहा है। वे दोनों उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गईं जो चुप था। अंदर बहुत सारे कमरे थे और एक बड़े से कमरे में एक रोशनी जगमग कर रही थी। उन्हें जादुई छड़ी मिल गई। जादुई छड़ी हाथ में लेते ही एक रोशनी चारों ओर फैल गई। बहुत सारे सैनिक हाथ में तलवार लिए खड़े थे। परियों, परी लोग पर दत्तियों का नहीं, सिर्फ परियों का हक है और परी लोग को वापस दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर वे सारे सैनिकों के साथ ये दोनों परियां हमला कर देती हैं और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जीत परियों के हक में होती है और रानी परी भी आजाद हो जाती हैं। वहाँ एक बार फिर से परी लोग का झंडा लहराने लगता है। परी लोक में सुमन और काजल नाम की दो परियां थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। एक दिन वे दोनों परियां घूमने के इरादे से धरती पर आई हुई थी। उसे एक लड़की काव्या नजर आती है जो वहीं पास में ही एक ठेला गाड़ी में छोले भटूरे बेच रही थी। वे दोनों छोले भटूरे खाती है जिसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। अरे वाह लड़की, ये छोले भटूरे तो तुमने बड़े कमाल के बनाए हैं। तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। और सुमन परी उसे सोने के कुछ सिक्के इनाम के तौर पर देती है। सोने के सिक्के देखकर काव्या बहुत खुश होती है। शुक्रिया, ये खास रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी है। वे और भी बहुत मजेदार खाना बनाती हैं। आप चाहे तो मेरी माँ से मिल सकती हैं। हाँ हाँ जरूर, हम जरूर मिलना चाहेंगी। काव्या दोनों परियों को अपने घर ले आती है और अपनी माँ रजनी से मिलवाती है। रजनी दोनों परियों के लिए बहुत ही मजेदार डिश बनाती है जिसे खाने के बाद दोनों परियां बहुत ही खुश हो जाती हैं। आप लोगों के स्वादिष्ट खाने ने हमारा दिल जीत लिया, इसलिए इनाम के तौर पर मैं आपको ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। जब भी आपको किसी मदद की जरूरत हो, आप जादुई लहंगे से कहिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और वे परियां उन्हें जादुई लहंगा देकर चली जाती हैं। काव्या लहंगे को देखते हुए बोली, काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो मैं खाने के स्टॉल की जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करती। तभी लहंगा कहने लगा, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरे किए देती हूँ। और लहंगे का इतना कहना था
कि वहां रुपयों की ढेर सारी गड्डियां आ जाती है, जिन्हें देखकर काव्या और उसकी माँ की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। बेटी, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने ऐसा होते अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा या किताबों में पढ़ा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। काव्या वो रुपए लेती है और कुछ ही दिनों में उसका एक बड़ा रेस्टोरेंट हो जाता है। अब तो जैसे काव्या के पैर जमीन पर नहीं थे, वो बहुत तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही थी और उसके अंदर बहुत घमंड भी आ गया था। दोस्तों के बीच वो अपनी अमीरी की नुमाइश करना शुरू कर देती है। उसके दोस्त अब उससे बात करने की बजाय उससे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर काव्या झल्ला कर कहती है, सब मेरी कामयाबी से जलते हैं। सबको एक न एक दिन अच्छे से मजा चखाऊंगी। एक दिन काव्या किसी ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवा रही थी कि तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है। बेटी, जल्दी घर आ, बहुत अर्जेंट है। बात क्या है माँ? काव्या घबरा गई। बेटी, अब मैं क्या बताऊं, वो जादुई लहंगा चोरी हो गया। काव्या को जैसे सांप सूंघ गया। वो हैरानी परेशानी में जल्दी जल्दी घर पहुंची। क्या हुआ है माँ? जादुई लहंगा कैसे चोरी हो गया? आप क्या कर रही थी? आपने चोर को देखा क्या? एक ही सांस में काव्या ने ढेर सारे सवाल पूछ डाले। रजनी को खुद ही कुछ नहीं मालूम था, क्या बताती। बेटी, मुझे कुछ पता नहीं कब कैसे हुआ। आई तो देखा कि लहंगा गायब है। तो मम्मी, पुलिस में कंप्लेन कीजिए। कोई फायदा नहीं, वो कहेंगे साधारण लहंगे के लिए आप पुलिस कंप्लेन करने आई हैं। उनसे ये तो नहीं बता सकते ना कि वो एक जादुई लहंगा था। अब क्या होगा? अब हम कहाँ तलाश करेंगे लहंगे को? तभी वहां दोनों परियां आ गई। वो जादुई लहंगा कोई और नहीं, जादुई चुड़ैल चुरा कर ले गई है। जादूगर चुड़ैल ऐसा नहीं कर पाती, मगर तुम लोगों ने जिस तरह से लालच में आकर लहंगे का गलत इस्तेमाल किया, उसकी वजह से लहंगे का जादू कमजोर हो गया और चुड़ैल इसी मौके की तलाश में थी। अब दोनों माँ बेटी को पछतावा हो रहा था। परियों, गलती मेरी ही है। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी और मुझ में बहुत घमंड भी आ गया था, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। बस किसी तरह से वो लहंगा मेरे हाथ लग जाए तो मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। दोनों परियों ने लहंगा और जादुई चुड़ैल का पता बता दिया। काव्या और उसकी माँ दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ का पता परियों ने बताया था। वो काफी खतरनाक सी दिखने वाली जगह थी। तभी चुड़ैल उड़ते हुए उनके पास आई। मान गई तुम लोगों की दिलेरी, आखिर यहाँ तक आ ही गए। जैसे तुम लोग उस लहंगे के जरिए धनवान हो रहे थे, मैं उसके जरिए और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसी चुड़ैल बनूंगी जिसे कोई मार न सके और ना हरा सके। वो लहंगा तुम्हें तो क्या, किसी को नहीं मिलने वाला। जिंदा रहना चाहती हो तो तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चली जाओ। शुक्र मनाओ कि आज मेरा जन्मदिन है। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। काव्या ने हिम्मत कर उसके ऊपर परियों के दिए हुए जादू से हमला किया। वो चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। तभी वहां लहंगा आ गया। वो बोला, इसके पेट पर वार करो, इसकी जान इसकी नाभि में है। काव्या ने उसकी नाभि पर वार किया। उसके ऐसा करते ही चुड़ैल आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। वो दोनों माँ बेटी लहंगे को अपने साथ लेकर घर पर आ गए। वे दोनों परियां भी वहां आ गई। परियां जी, ये लहंगा आप लोग अपने साथ ले जाइए। अब मैं अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगी। अब मुझे किसी जादुई लहंगे की जरूरत नहीं है। शाबाश। दोनों परियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और लहंगे के साथ परी लोक की ओर उड़ गई। एक गांव में नैना और निशा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। नैना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वे थी बड़ी डरपोक और कामचोर। उसे घर के काम करना जरा भी ना सुहाता और उसका ज्यादातर वक्त सजने संवरने में गुजरता। जबकि निशा का रंग सांवला था। दिखने में वे अच्छी नहीं थी, मगर वे बहुत ही खुशमिजाज
और लोगों से घुल मिलकर रहती थी। उसे घर के कामों में बड़ा मन लगता था और खाना भी वे बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन अपने रूप के कारण निशा को अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते, लेकिन वे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी और खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती थी। एक बार की बात है, मिसेस शर्मा के घर पे पार्टी थी। मुंडन का प्रोग्राम था। नैना और निशा को भी बुलाया गया था। दोनों बहनें वहाँ गईं। नैना दोस्तों को अपने पर्स और कपड़े दिखा रही थी। तभी एक महिला ने ताने कसते हुए निशा से कहा, ये कौन काली कलोटी पार्टी में आ गई है? इसका रूप तो देखो, भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। काला कचकच, अरे इसे तो किसी काजल की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी नजर से बचने के लिए। वे रूप ही तो ऐसा है। ये सुनकर दूसरी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। निशा को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। निशा का मन बहुत रो रहा था, मगर वे चुपचाप ताने सुनती रही और कुछ न बोली। घर आई तो अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही। दीपावली का पर्व करीब आ रहा था। नैना अपनी बहन से बोली, दीदी इस बार दीपावली की पूरी शॉपिंग मैं करूँगी। मैं करूँगी का क्या मतलब? हर साल तू ही तो करती है। याद है पिछले साल मेरे लिए तूने ही शरारा लेकर दिया था। इतना टाइट था कि मैं एक बार भी नहीं पहन पाई। आज भी अलमारी में वैसे का वैसे पड़ा है। अच्छा दीदी, उस बात को तो अब रहने ही दो। इस बार मैं आपके लिए लहंगा लेकर आऊंगी। मैं अपने लिए भी लहंगा ही लेकर आने वाली हूँ। मुझे बहुत शौक है कि खूबसूरत लहंगा पहनने का। बस आप घर के काम निपटाओ और शॉपिंग मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन नैना बाजार जाती है और 2 खूबसूरत लहंगे लेकर आती है। जैसे ही वो लहंगे पहनने के लिए उठाती है, लहंगे में से आवाज आती है, सुनो नैना और निशा, हम दोनों जादुई लहंगे हैं। हम परी लोक में रहते हैं। एक बदमाश जादूगर ने हमारे अंदर का जादू निकाल कर अपने अंदर डाल लिया और लहंगे को बाजार में एक दुकान पर बेचकर चला गया। उस जादू के बिना हम कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही हम अपने घर परीलोक जा पा रहे हैं। अगर तुम दोनों हमारी मदद करो और उस जादूगर से हमारा जादू हमें वापस दिलवा दो, तो हम तुम्हें तोहफे में कुछ ऐसा देंगे जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं। वे जादूगर हमें कहाँ मिलेगा? इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर के पास ही एक गुफा है। वे दुष्ट जादूगर हर अमावस्या की रात उस गुफा में आकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र करता है। उसी समय तुम दोनों उसे मारकर जादू छीन सकते हो। कल अमावस्या की रात है। वे जादूगर वहाँ जरूर आएगा। नैना अपनी बहन से कहती है, दीदी ये तो मुझे बहुत ही झमेले वाला काम लगता है। इस जादुई लहंगे की बातों में आकर हम जादूगर से पंगा मोल नहीं ले सकते। क्या पता हमें लेने के देने पड़ जाए। नैना, हमें इन मासूम लहंगा परियों की मदद करनी चाहिए। अगर इनका जादू इन्हें वापस मिल जाए तो ये अपने गांव वापस लौट पाएंगी। सोचो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। और फिर वे दोनों बहनें गुफा में जाने का इरादा करती हैं। निशा और नैना, गुफा में जाने से पहले तुम दोनों काले रंग के सैंडल पहन लो। जादुई लहंगा कहता है, जादूगर अगर तुम दोनों पे वार करता है तो तुम केवल काले सैंडल से ही अपना बचाव कर सकती हो। काले सैंडल पर उसका कोई वार काम नहीं करता। दोनों बहनें काले सैंडल पहनकर गुफा में पहुंच जाती हैं, जहां वे जादूगर तंत्र मंत्र में लीन था। दुष्ट जादूगर, तूने जादुई लहंगा वाली परियों का जादू उनसे छीन लिया है। अब तेरी भलाई इसी में है कि उसका जादू उसे लौटा दे। निशा की ये बात कहते ही जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख लड़कियों, शायद तुमने ये अंदाजा नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, वरना तुम यहाँ आने की जुर्रत कभी न कर पाती। यहाँ आकर तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। सोचो अगर मैं जादुई परियों का ऐसा हाल कर सकता हूँ तो तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। तुम दोनों तो बस मामूली सी लड़कियां ही तो हो। और वे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बस उसी ही पल जब उसका ध्यान हंसने की तरफ था, निशा अपने काले सैंडल से उसके सीने पर जोरदार वार करती है और वे आग में गिर पड़ता है। नैना भी हिम्मत जुटाकर उसे मारना शुरू कर देती है, मगर इसी दौरान जादूगर अपने जादू से दोनों बहनों को एक जाल में कैद कर लेता है। जादूगर काफी हद तक आग में झुलस चुका था। नादान लड़कियां,
अब तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी, भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। मैं जा रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। तभी वे दोनों जादुई लहंगे वहाँ पहुँच गए। निशा और नैना, फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। तुमने इस जादूगर की शक्तियाँ खत्म करके हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। और ये कहकर उसने दोनों को जाल से आजाद कर दिया। फिर एक लहंगा बोली, अब जल्दी से जाओ और जादूगर को भागने से रोको। तुम अब जैसे ही उसके सर पर वार करोगी, उसकी मौत हो जाएगी और उसके अंदर से जादू निकलकर हमारे अंदर आ जाएगा। अब दोनों बहनें तेजी से जादूगर के पास पहुंचती हैं और डंडे से उसके सर पर वार करती हैं। उसी समय जादूगर तड़प कर जमीन पर गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है और उसके अंदर का जादू निकलकर जादुई लहंगे के अंदर समा जाता है। अगले पल जादुई लहंगा दो खूबसूरत परियां बन जाती हैं। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से जादूगर का अंत किया, वाकई काबिले तारीफ है। अब हम दोनों अपने घर जा सकती हैं। घर जाने से पहले वादे के मुताबिक मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहती हूँ। और ये कहकर दोनों परियां उन दोनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती हैं। अब ये लहंगा तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लहंगा परियां उन दोनों बहनों को अपने जादू से बहुत ही सुंदर बना देती हैं और फिर अपने घर के लिए उड़ जाती हैं। नैना और निशा उन जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती हैं और उनकी हर परेशानी का अंत हो जाता है और वे खुशी खुशी रहने लगती हैं।